नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी चर्चा बिहार की सियासत पर। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों जगह पर बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग रिटायर कर रहे हैं, कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है। आखिर इन खाली सीटों पर फिर जाएगा कौन? बात राज्यसभा की कर लें या फिर विधान परिषद की कर लें, तो विधान परिषद में टोटल 7 ऐसे सीट हैं जो खाली हो जाएंगे, जिन पर नए लोगों की जो है उन्हें चुना जाएगा। उनके लिए मतदान की प्रक्रिया अगर होनी होगी तो होगी। और राज्यसभा में 5 ऐसे हैं और एक एक्स्ट्रा मान लें तो किंग महेंद्र की निधन के बाद खाली हुई सीट, यानी उस पर उपचुनाव की स्थिति होगी। अब इसी में समझना है, उम्मीदवारों के बारे में भी जानेंगे और अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है बिहार की सियासत में, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, राज्यसभा की चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा में आज बात हो रही थी कि आरसीपी सिंह से ही मीडिया वालों ने एक सवाल पूछ दिया कि सर आप जा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम कैसे बता सकते हैं, और खिसियाते हुए नजर आए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज जो उनकी प्रतिक्रिया थी, जिस तरह से गुस्से में थे और बहुत झल्ला कर वो जवाब दे रहे थे कि आपको क्यों बताएं हम, आप कौन हैं पूछने वाले, आप ही चले जाइए। तो इस तरह की बात जब मीडिया वालों से कर रहे थे तो इससे ये लग रहा है कि जो अंदर खाने जो बात चल रही है कि उनको लेकर के काफ़ी खींचतान हो रहा है। बड़ा सवाल तो ये था सर उसमें कि सीधे पूछ दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है, तो कहा गया कि आपसे क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है, आप क्यों जाना चाहते हैं। हाँ, ये क्या दिशा क्या है, ये कुछ गड़बड़ है ये। हाँ, गड़बड़ देखिए, एक तो ये तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने के बाद आरसीपी सिंह नाराज चल रहे हैं जी। वो चाह रहे थे कि हम अध्यक्ष बने रहें, दोनों चीज़ चाहिए था। और मंत्री बने रहें। मंत्री भी वो अपनी मर्जी से ही बने थे जी। यह बात भी सब लोग को पता है कि वो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ जा कर के मंत्री बने थे, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंत्री के लिए राजी नहीं थे। ये दो चाहिए था। हाँ, 2 चाहिए था, ये सबको पता है। लेकिन ये इन्होंने ये अपने शर्तों पर ये चले गए। एक तरह से उसमें नीतीश कुमार को उन्होंने इग्नोर किया। तो अब जो उनको राज्यसभा में दोबारा भेजने की जो बात आ रही है कि ये जो सीट खाली हो रही है, तो इसको लेकर के पार्टी में खींचतान है। और ख़ास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ललन सिंह बने तो उसके बाद स्थिति ये आई कि उनके बहुत सारे जो आरसीपी के जो लॉयल लोग थे पार्टी संगठन में जगह जगह बैठे हुए, उन लोगों का एक तरह से असहयोग मिल रहा था, असहयोग इनके साथ हो रहा था ललन सिंह के साथ। तो ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को हटाया गया। तो उसको लेकर और बखलाहट हुई। फिर उन्होंने आरसीपी ने एक सदस्यता अभियान के लिए अपना एक पूरा मॉड्यूल तैयार कर लिया था, जिस पर रोक लगा दिया गया कि नहीं, संगठन के बारे में जो कुछ निर्णय होगा वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, ये उमेश कुशवाहा जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो लेंगे। उनके लिए ये काम छोड़ दिया, आप इन कामों में आप उसमें हाथ नहीं डालिए। सॉरी, उन्होंने ये एक बहाना भी बनाया था कि नीतीश कुमार के जन्मदिन से ये कैंपेन शुरू होगा सस्ता वाला, तो उसको रोक दिया गया। तो रिश्तों में खटास, खींचतान संगठन को लेकर के ये सब है। आप देखेंगे कि जब इफ्तार इन्होंने दिया था मुख्यमंत्री ने, उसमें आरसीपी नहीं आए थे। तो ये सब तो दिख रहा है। लेकिन एक बात ये है कि ये तार उतना ही खींचा जाएगा जो टूट नहीं जाए। मुझे लग रहा है कि अंतिम में बात तो बनेगी, लेकिन ललन सिंह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि उनके किए हुए तमाम कामों पर रोक लगा दिया गया। जैसे जदयू का मीडिया आईटी सेल था, उसको भंग कर दिया गया। तमाम तरह की जो भी कमेटियां बनी हुई थी, जो प्रकोष्ठ था, सबको भंग कर दिया गया, क्योंकि वो उस वक्त उनके द्वारा बनाए गए थे। और फिर इस चीज़ को जो आपने जोड़ा है, कि जो बातें कही हैं कि दोनों पद इन्होंने रख लिया, लेकिन ऐसा हो सकता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते
और यहाँ पर ललन सिंह को मंत्री बनाया जाता। नहीं होने के बाद नाराज़गी भी खुल करके सामने आई थी। खुद नीतीश कुमार को जाना पड़ा था, चीज़ों को डैमेज कंट्रोल करके दोनों को एक साथ एक गाड़ी में लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये सारी चीज़ें दिल्ली में देखने को मिली थी। अब सर बात करते हैं कि 2020 में जो कुछ हुआ जनता दल यूनाइटेड के साथ, वो वहाँ का असर अब साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने लगा है। अभी आप सर राज्यसभा की पहले बात करते हैं, फिर विधान परिषद का भी गणित देखेंगे। 5 में से अगर देखा जाए तो 2 जदयू का नुकसान कितना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 सीटें जो खाली हो रही हैं और एक जो उनका किंग महेंद्र वाला जो उनके निधन से जो उपचुनाव हुआ है होने जा रहा है, तो अनिल हेगड़े तो उसके लिए घोषित हो गए हैं उम्मीदवार, और वो निर्विरोध हो भी जाएंगे क्योंकि सिंगल सीट पर चुनाव होना है। तो उसमें एनडीए बहुमत में है टोटल, इसलिए वो सीट वो निकल जाएगी। लेकिन बाकी की जो 5 सीटें हैं, जिसमें एक शरद यादव जिनका उस समय तकरार हुआ जब आरजेडी से ये लोग अलग हुए थे सरकार से, आरजेडी को छोड़ करके, उसके बाद जो तकरार हुआ उसके बाद उन पर इन लोगों ने उनकी सदस्यता रद्द करवाई शरद यादव की, और उसके बाद से वो सीट खाली थी। तो शरद यादव, उसके बाद मीसा भारती, उसके बाद ये इनके आरसीपी सिंह तीसरे हो गए, और भाजपा के 2, एक ये गोपाल नारायण सिंह और एक सतीश दुबे। तो ये जो है इसमें तो अब ये लग रहा है कि अब इनके पास 2 सीटों के अलावा आरसीपी का जो सीट है उसको कैसे उसको ये किया जाए, जीता जाए, ये उनके सामने एक चुनौती है जी। और शरद यादव वाली सीट तो हाथ से निकल गई है। शरद यादव वाली सीट अब इस चुनाव में आरजेडी की सीटें 2 हो जाएगी राज्यसभा में। इस चुनाव में, इस पर्टिकुलर 5 सीटों के चुनाव में, एक मीसा भारती वाली सीट और एक शरद यादव वाली सीट। ये जेडीयू को एक ही सीट मिलनी है। वो अब आरसीपी जाएंगे या कौन जाएंगे, ये इसको लेकर खींचतान हो रहा है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो आरसीपी की झल्लाहट है, जो सब लोग एक दूसरे पर खेल रहे हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात हुई कि नहीं, तो वो कह रहे हैं कि आपको क्या मतलब है। मीडिया वालों के इस सवाल का जवाब वो कह रहे हैं कि आपको क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्यों हम जवाब दें। ये अंदरूनी कलह की ओर इशारा है। तो ये आंतरिक खींचतान, अंदरूनी कलह तो है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में माहिर हैं और ये कोई ऐसा मोर्चा नहीं खोलना चाहते हैं जिससे पार्टी में बहुत अधिक उथल पुथल उठापटक शुरू हो जाए। क्योंकि आरसीपी जो है वो पूरी तरह, भले ही इनकी पार्टी में है, लेकिन वो भाषा बीजेपी, रंग ढंग उनका जो है वो बीजेपी वाला हो गया हुआ है। तो इससे एक खतरा ये है कि अगर उनके साथ अगर उनको नहीं भेजा गया तो हो सकता है कि कुछ नया चीज सामने में आए, नुकसान बड़ा उठाना पड़े। तो इस लिहाज से ये लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल खींचतान चल रहा है। अब सर बात कर लेते हैं विधान परिषद वाली बात। यहाँ पर भी 7 लोग रिटायर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 5 इसमें भी जदयू के हैं। और फिर जो 2 नाम है, एक बीजेपी में अगर देख लिया जाए तो एक वीआईपी जो मुकेश सहनी जो बीजेपी के कोटे से थे, और बीजेपी से एक अर्जुन सहनी, ये 2 नाम, तो 7 लोग। यहाँ पर जदयू के हिस्से अब क्या 5 कैंडिडेट का नाम भी सर एक बार देख लिया जाए। हाँ, 7 में जो 5 इनके हैं जेडीयू के, तो उसमें से अब 1 सीट इनको मिल सकती है। आप नाम पढ़ के बता दिए कि जेडीयू में मोहम्मद कमर आलम रिटायर हो रहे हैं, गुलाम रसूल बलियावी रिटायर हो रहे हैं, रणविजय कुमार सिंह रिटायर हो रहे हैं, रोजीना नाजिश और सीपी सिन्हा, ये तमाम 5 लोग हैं जो जदयू कोटे से थे। ये सब अब रिटायर हो जाएंगे। इसमें से एक तो सर ये भी समझा जाए कि इसमें से किनकी वापसी संभव है, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ भी हो रहा है। हाँ, इसमें से किनकी वापसी है, ये बिल्कुल हमको लगता है कि रोजीना नाजिश हो सकता है रिपीट होंगी, क्योंकि बीच में आई थी। लेकिन बाकी लोगों के बारे में लगता नहीं कि ये लोग रिपीट हो पाएंगे। बड़ा सवाल तो यही है सर कि जदयू के हिस्से जो फॉर्मूला निकला है कि कम से कम 31 वोट चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 45 के आसपास है, एक निर्दलीय का साथ इनको मिलता है। उस हिसाब से सिर्फ एक
ये भेज पाएंगे। एक सीट जितने ये मान लीजिए तय हो गया कि जदयू एक सीट, उसमें से गुलाम रसूल बलियाबी का क्या होगा, क्योंकि इनको वो भी देखना होता है कि 3 के साथ मुस्लिम कैंडिडेट है, 3 में किसी एक का चयन करना होगा। ध्यान देने वाली सही में आपने कहा कि इस या भी जो वैकेंसी होने वाली है उसमें 3 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनकी सीटें खाली हो रही हैं। नीतीश कुमार इसको बैलेंस करना चाहते हैं। विधानसभा में कोई जीत के नहीं गया था इनका विधायक। तो ये जो 7 सीटें हैं ये विधानसभा से भरी जानी है, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनेंगे। हाँ, ये वो चुनेंगे, वो वोट करेंगे इनके जरिए, क्योंकि विधानसभा के जरिए 27 सीटों पर चुनाव होता है, MLC चुने जाते हैं। तो उस लिहाज से 31 वोट का आंकड़ा बनता है। तो उसमें JDU के लिए तो इसमें भी बड़ा नुकसान है। 5 सीटें आपकी हैं, उसमें से 1 सीट ही आप जीत पाएंगे और सबसे ज़्यादा बड़ा गेनर उसमें RJD होगा उसमें। जी, अगर ये देखा जाए तो सर इसमें से बड़ा मुश्किल है कि जैसे कि आपने रोजीना नाजिस के बारे में कहा कि क्योंकि अल्पकाल के लिए चुनी ही गई थी, इनके पति का निधन हो गया था। लेकिन यहाँ से गुलाम रसूल बलियाबी एक बड़ा नाम है, नीतीश कुमार हमेशा इनको आगे करते रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि 3 में से कोई एक चुनना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, 3 में से एक चुनना, मैंने कहा जिनके बारे में हो सकता है कि उनको रखा जाए। या बलियाबी एक फेस है जो कि वोकल है, सब जगह बोलते हैं जी, एक वोकल चेहरा है जो बोलने वाला है, किसी भी मंच पर बोलता है। तो हो सकता है कि इसका फायदा उनको मिले। 3 मुस्लिम समुदाय के लोग इनकी पार्टी से जो सीटें खाली हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय से एक आदमी को मिलना तय है और बलियाबी उसमें हमको लगता है कि आगे रहेंगे, क्योंकि एक वोकल चेहरा है, बोलने वाला चेहरा है जो मीडिया में या हाउस के भीतर जो सरकार के पक्ष में मजबूती से बोलते हुए दिखते हैं। तो और शेरो शायरी भी करते हैं, तो इस लिहाज से भी लग रहा है कि उनको रखा जाएगा। ज़्यादा कॉम्पिटेंट वही इसमें दिख रहे हैं। अब इसमें अगर देखा जाए सर कि अभी तो 2 जैसे बीजेपी की बात हो रही है, क्या बीजेपी 3 हो सकती है या जदयू 2 हो सकती है? ये भी सवाल हो सकता है। ये संभव नहीं। जो अभी तक जो संख्या बल है उस हिसाब से एक ही इनको मिलना है JDU को, और 2 बीजेपी ले जाएगी, 3 RJD खाते में जाएगा, 3 RJD के खाते में चला जाएगा। अब ये सवाल सर, ये अगर देखा जाए इस फार्मूले के तहत अगर चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए तो भाजपा, और फिर इसमें एक फार्मूला बताया जा रहा था कि NDA को टोटल 3 मिल सकता है, ये ऐसा कहा जा रहा था। तो NDA को टोटल 3 तो हो तो गया, 2 1 3, हाँ 3 नहीं, और एक चौथा जो बन रहा है, जो समीकरण दिख रहा है, उसको अगर सर समझने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 4 3 7 का फार्मूला तय होगा। अगर चौथे की हम बात करते हैं तो जीतन राम मांझी जैसे उन्होंने मांग की थी कि एक हमको दे दीजिए, इसमें क्योंकि 31 अगर जोड़ेंगे तो 62 31 या 93 ऐसे हो रहा है। फिर भी सबके पास जो स्पेयर विधायक बचते हैं, एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उनको जोड़ा जाए, मांझी का साथ मिल जाता है तो 1 सीट बन जा रही है फार्मूले के हिसाब से। तो उसमें से क्या जीतन राम मांझी को सपोर्ट मिलेगा या जदयू कहेंगे कि हम तो एक ही हैं, एक मेरा बढ़ा दीजिए, कुछ इस तरह से हो सकता है क्या? देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि जो मांझी मांग कर रहे हैं, तो मांझी के उम्मीदवार को जिताना बहुत आसान नहीं होगा। तो इस लिहाज से हमको लगता है कि उस पर बहुत दाव लगाने की फार्मूला ये है बेसिकली, अगर देखा जाए तो अभी तो बीजेपी 77 हो गई है, तो 31 दूना 62, 15 उनके पास विधायक एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इनके पास 45, तो 31 14 45, 14 इनके हैं, इनके पास एक निर्दलीय है। हाँ, तो 15 14 29, एक निर्दलीय वाला 30 हो गया, और 4 यहाँ पर ये हैं जीतन राम मांझी वाले, तो 34 हो रहे हैं। तो 34 का फार्मूला पुरते ही ये तो तय हो रहा है कि NDA को एक और मिल सकता है, यानी 4-3 का रास्ता तय होगा। NDA के खाते में टोटल 4 आएंगे और RJD को 3 मिलने जा रहा है। तो चौथा सर मांझी के कोटे से, बीजेपी के कोटे से या जदयू के कोटे से, इस तीनों में से कौन तैयार होगा? क्योंकि सबका साथ चाहिए इसमें चौथे के लिए। देखिए, इसमें एक तो मांझी को हमको लगता है कि आज की तारीख में बहुत मिलने की गुंजाइश नहीं है जितना उनको मिला हुआ है।
अगर उनको बात बनानी भी पड़ेगी तो वो अपने लिए बात बनाएंगे, अपने किसी आदमी को उसमें सेट करेंगे। इनके मांझी को स्पेस अभी नहीं मिलने वाला है, मुझे जैसा नीतीश कुमार ने भी लगभग कहा कि मांगने वाले तो मांगते ही रहते हैं। बिल्कुल जी। तो ये पूरे समीकरण को अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत उलझन होगी, एक आध सीट पे विवाद हो सकता है कि कैसे होगा। महागठबंधन में भी कमोबेश स्थिति बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर उनके पास 75 है तो फिर उस हिसाब से अगर देखते हैं तो भी उनके पास भी जो है 13 एक्स्ट्रा है, उसमें बाकी लोगों का लेफ्ट का साथ मिलेगा या किन्हीं का मिलेगा तो भी। अब आरजेडी के लिए 3 है कि आरजेडी में भी कुछ हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति एनडीए की आज हम चर्चा कर रहे थे तो राज्यसभा से लेकर के विधान परिषद तक में जदयू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सर ने भी कहा था कि 2020 में जो भारी नुकसान हुआ है उसका साइड इफेक्ट अब तक सामने है, लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, खास करके पार्टी के अंदर भी थोड़े बहुत जो है अंदरूनी की बात रंजीत की। ये भले ही नीतीश कुमार सरकार में है, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद 2020 के चुनाव परिणाम में जिस तरह जब नीतीश कुमार कमज़ोर हुए तो निरंतर वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस बात को आप गौर करें कि 2020 के चुनाव में भले ही वो सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी एक नंबर 1 पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। उसके बाद वो लगातार उनका जो एक तरह से जो कहते हैं इकबाल, जो शासक का जो इकबाल होता है, वो इकबाल भी धीरे धीरे कम होने लगा। और उसका उदाहरण यह है कि जो सहयोगी दल हैं वो लगातार उन पर, खासकर सहयोगी दल बीजेपी, खासकर बीजेपी के लोग उन पर अलग अलग कोनों से सब लोग दबाव बना रहे हैं, लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। तो ये लगातार वो कमज़ोर होते दिख रहे हैं। और यह जो चुनाव आया विधान परिषद का हो, ये राज्यसभा का हो, उसमें भी ये दिख रहा है, क्योंकि संख्या बल वहाँ आपका कम हो गया तो उसका असर अब आगे धीरे धीरे साइड इफेक्ट उसका नज़र आने लगा है। तो जैसे किसी एक अखबार ने लिखा कि जो 2020 में जो चोट लगी थी वो उसका दर्द जो है वो 2022 में भी महसूस हो रहा है। जी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की तकलीफ़ें जो है घाव सूखने की जगह, मरहम लग जाने की जगह यहाँ पर उगती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उभरती हुई हैं, घाव जो है भरे नहीं हैं। तो इस जख्म से अब कैसे निपटेंगे, और पार्टी के अंदर जो आरसीपी वर्सेस ललन वाली बात फिर से बयानों से दिख रहा है, उसका क्या करेंगे, तमाम चीज़ों के लिए चुनौतियाँ बनी हुई हैं। फिलहाल नज़र बनाए रखिए क्या होता है राज्यसभा में और क्या होता है बिहार विधान परिषद में। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।